नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी। आपका स्वागत है बिहार तक पर। इनके बारे में जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा रही। लेकिन जो बातें आप जानते नहीं होंगे, वो मैं आपको बता दूँ। आपने यह ज़रूर देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पर छाई रहीं, लेकिन उसके पीछे उनकी पढ़ाई-लिखाई भी थी। 12वीं के बाद वो पढ़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम गई, जहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमए की डिग्री ली है। उस इस पढ़ाई में इनके सब्जेक्ट थे गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की के चुनावी पैटर्न पर रिसर्च पेपर भी सबमिट किया है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी एमए की डिग्री ली है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 साल से लगातार ये बिहार में हैं, राजनीति को देख समझ और परख रही हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर इन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारे। दावा इस बार भी कर रही हैं कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी। लेकिन शुरुआत यहां से, आपने रिसर्च पेपर सबमिट किया 2015 के चुनावी पैटर्न पर, लेकिन खुद भी चुनाव नहीं जीत पाई और पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसा क्या हुआ? ये जो पूरा क्वेश्चन है जो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं वो हुँ, हमारे देश की दुर्दशा दिखा रहा है। हुँ, और मैं आपको उसके हुँ, लिए ब्लेम नहीं कर रही, हुँ, बट मैं ये आजकल जो हमारी सोच हो गई है हुँ, हुँ, 77 वर्षों के बाद, अगर हम सिर्फ इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हुँ, चुनाव का मतलब हार या जीत होता है, हुँ, तो इसका मतलब है कि हमने बहुत प्रोग्रेस नहीं किया है। चुनाव, राजनीति, ये सब वो आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि देश को आगे लेके जाती है। क्यों आगे लेके जाती है? हुँ, क्योंकि उसके थ्रू वो एक माध्यम है हुँ, जिससे कि अच्छे नेता चुने जा सके, हुँ, आदर्श वाली राजनीति की जा सके। हुँ, और कोई तो हमारे देश में ऐसा होना चाहिए ना, कोई तो ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हुँ, आदर्शों पे राजनीति करे। हमने वही रास्ता चुना है। हुँ, इसीलिए देखिए, हम जब बिहार आए, हुँ, आपने जो सारी चीज़ें कही हुँ, कि हुँ। आपने ये किया। आपने पूरे पन्ने का विज्ञापन भी दिया था, मुझे याद जी, है। तो हम जब बिहार आए, हम एक हुँ, एम के साथ आए। हुँ, वो है कि हमें बिहार को, जो हमेशा से 28वें नंबर पे ही रह गया, उसको हुँ, आगे लेके जाना है। हुँ, मतलब कि एक नई तरीके की राजनीति करनी पड़ेगी। हुँ, बदलाव की जो हम बातें कर रहे हैं, हुँ, आज 2020 के बाद हमारे देखा-देखी सब बदलाव की बातें कर रहे हैं, हुँ, जबकि सब तो 2020 से पहले से राजनीति में हैं। हुँ। तो वो बदलाव कैसे होगा? तो राजनीति बदल के ही वो बदलाव संभव है। लेकिन मैं इसमें 2 बातों से मतलब कॉन्ट्रा, जैसे आपने एक कहा कि आप चुनाव में सिर्फ़ हार और जीत ही देख रहे हैं। इसको क्यों ना देखा जाए? रेस में उतरते तो सब हैं, लेकिन जो फर्स्ट आ रहा है, नाम तो उसी का हो रहा है। देखिए, उसका भी 2 कारण हैं। हुँ, हमारा जो मेमोरी है, हुँ, उससे संघर्ष करने वाले नेताओं की जो यादें हैं, वो धूमिल होते जा रही हैं। उसका कारण ये है कि हुँ, पिछले कई वर्षों में हमने 2 तरह की राजनीति देखी है इंडिया में, हुँ, भारत में। एक देखी है कि परिवारवाद वाली राजनीति, हुँ। कि जो हम नेता लोग हैं उन्होंने एक परिवार वेल में हैं। एस्टैब्लिश्ड नेता हैं, हुँ। उन्होंने किसी को भी एक्स-वाई-ज़ी, जो भी हमारे लिए तो वो एक्स-वाई-ज़ी ही होते हैं। नहीं तो परिवार तो आपका भी रहा पॉलिटिक्स तो में या तो पूरा। उस तरीके की राजनीति देखी हुँ, है, और या तो हमने देखी है एक चाटुकारिता वाली राजनीति, कि एक नेता हैं, हुँ, उनके सामने खड़े हैं हुँ, और ऐसे ही खड़े होके और उनके फेवरेटिज्म वाली चीज़ हुँ, और आगे बढ़ने की। और जो लोग जिनको हम आज भी बड़ा नेता मानते हैं, हुँ, अगर आप उनके करियर को याद करिए, हुँ, नीतीश जी को याद करिए, ठीक है। वो भी अपना चुनाव हारे थे शुरू में। हुँ, 2 चुनाव तो वो खुद ही हारे थे विधानसभा के, हुँ, और उसके बाद लगातार जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो वो कितने चुनाव हारे। हुँ, तो जो सेल्फ मेड संघर्ष करके जो नेता बनते हैं, हुँ, और जैसा कि आपने मेंशन किया हुँ, कि एक जो हमारी बनी-बनाई चांदी की थाली थी, हुँ, जो हमारे परिवार में सबने राजनीति की है, आज भी राजनीति कर रहे हैं, हुँ, वो जब आप रिजेक्ट कर देते हैं, हुँ, वो जब आप नहीं लेते हैं, हुँ। तो वक़्त लगता है। और हमें बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हमारे राज्य में कम से कम किसी को आदर्श वाली राजनीति करनी चाहिए। नहीं तो जब आपने ये फ़ैसला लिया तो उस वक़्त तो आपके पिताजी थे। जी।
तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं तुम्हें पार्टी में बड़े नेताओं से मिलवा देता हूँ, तुम इस रास्ते से आओ, ये बहुत लंबा संघर्ष है? या आपको कभी नहीं लगा कि अगर मैं जेडीयू से चुनाव लड़ रही होती, तो अभी तक तो मिनिस्टर हो चुके होते? देखिए, सबसे इसमें पहली बात ये है कि मुझे मुझे ये भी आश्चर्य लगता है कि क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि अपने जीवन के सारे निर्णय कोई अपने पिता से पूछ के लेगा। हमने इस सिम्बायोसिस के बाद से हम सच आंसर देंगे। सिम्बायोसिस में हमने पढ़ाई की अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद से हम फाइनेंशियली पिताजी पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहे और एज अ फादर हम भी उनको जानते हैं, हम भी तो उनको जानते हैं थे। हम ऐसा रास्ता चुनना चाहते थे जिससे कि हम बदलाव कर सके और हम राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं क्योंकि हमने बचपन से राजनीति देखी है। वो मॉडल जो आप कह रहे हैं उसमें अगर हम घुस जाते तो हम कभी बदलाव नहीं कर पाते। अगर हम विधायक बन के कहीं बैठ भी जाते तो भी हम कभी, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कागज पे जो सिस्टम है उसका नाम है वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि आप विधायक चुनते हैं, लेकिन होता नहीं हमारे देश में ऐसा। हमारे देश में जो पूरे सारे चुनाव प्रेसिडेंशियल स्टाइल में होते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव होता है, जबकि ये तो होता ही नहीं है अदरवाइज। वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो विधायक हैं उनको चुने जाते हैं और इस वजह से क्योंकि पावर पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया है आज के वक्त में, तो यू कैन ओनली डू मच, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते उस सिस्टम में। तो इस वजह से हमने ये रास्ता चुना। हमने अपने पिता को ये इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि हम राजनीति करने वाले हैं। उनको भी उसी दिन पता चला जब हमने वो अखबार में ऐड दिया था, उसी के थ्रू उनको पता चला और वो हमें काफ़ी इज्जत करते थे। उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया जो काफ़ी पॉजिटिव ही रिएक्शन माना जाए। तो वही स्टोरी है, नहीं वही तो कहानी। इसमें दो चीज़ें, एक चूँकि आपने कहा कि मैंने फाइनेंशियली भी मदद नहीं ली अपने पिता से, तो उस दौरान का आपका संघर्ष कैसा रहा? बहुत ज़्यादा। मतलब क्या करती थी आप इस फाइनेंशियली पहले तो मतलब बिहार सरकार में तो हुँ, हमने नौकरी ही की, फिर तो हम यूके चले गए, तो वहीं अपना वो किया। और राजनीति में एक ही हमारे पास ऑप्शन रहा है, वो क्राउड फंडिंग का रहा है। आज भी वही ऑप्शन है, उस दिन भी वही ऑप्शन था। अगेन वो आदर्श वाली बात आ जाती है। नहीं मैं इस पे आऊँगा, लेकिन मैं थोड़े से उस संघर्ष के दिनों को जानना चाहता हूँ कि उस दौरान आपने क्या-क्या किया? तो देखिए, अब जब आप बता रही हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिहार की उन 50% महिलाओं को भी रिप्रेज़ेंट करना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं कि यहाँ हो सकता है, बस आपको कदम आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए भी आप ज़रूर बताइए कि उस संघर्ष के दिनों में आपने क्या-क्या किया खुद को बनाए रखने के लिए, अपने घरवालों से कोई मदद ना लें इसके लिए? देखिए, आपने बिल्कुल 2 अलग बातें कही हैं, जो हम आपके नोटिस में लाना चाहेंगे कि इन जनरल जब आप या तो आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और या तो आप ये डिसीजन लेते हैं कि आप चीज़ें खुद से करेंगे। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसका महिला पुरुष से कोई लेना-देना नहीं है। पुरुषों के लिए भी बहुत मुश्किल है और महिलाओं के लिए भी बहुत मुश्किल है, कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ बहुत सारे जॉब्स ही नहीं हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं और आप ये डिसीजन लेते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे फाइनेंशियली, तो इन जनरल आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेसिफिकली अगर आप बिहार में होते हैं। हमने बिहार में ही नौकरी की है, इस वजह से भी आपको कह रहे हैं। और उसके बाद अगर आप महिला होते हैं, तो वो संघर्ष और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। तो ये दोनों ही सेक्शंस को अलग संघर्ष करने पड़ते हैं, महिलाओं को ज़्यादा करने पड़ते हैं और ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि आपको बहुत ही, आप कह सकते हैं ना, स्टील माइंडेड होना पड़ता है क्योंकि हर पॉइंट पे आपको नीचे पुल करने की कोशिश की जाती है। तो एक बहुत ही आपको वैसा स्टील फ्रेम वाला माइंड रखना पड़ता है और अगर कोई ये प्रेरणा लेना चाहेंगे तो हम उनको यही कहेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब आप हर दिन 24 आवर्स जब आप लोगों के बीच में होंगे तभी भी एक आपको नीचे खींचने की कोशिश रहेगी और जब आप नहीं होंगे तो भी इमोशनली आपके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ होगी अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए अब ज़रा चुनाव पे आते हैं। चुनाव चिन्ह आपको सीटी मिली है। चूँकि चुनाव आयोग ने अब जानवरों को बैन किया हुआ है और मौजूदा जो होता है फ्री के
जो निशान हो तो उसमें अब सीटें, तो अब इस बार की कैसी तैयारी है? क्या 243 पर उम्मीदवार उतारेंगे आप? देखिए, हम ये जानते हैं, हम अवेयर हैं इस बात को लेके कि जीत इन्हीं 2 गुटों में से कोई हासिल करेगा। मतलब सरकार बनाने की हम बात कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन। जी, सरकार बनाने की आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, मौन है ये चीज़ कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे आजीवन राजनीति करने के लिए आए हैं और हम अपना प्रॉस्पेक्ट देख के भविष्य भी बना रहे हैं। तो 243 सीट्स पे लड़ेंगे ताकि हर जगह हमारी मौजूदगी हो और उसमें से कुछ सीटों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी कुछ सीट। जब आप कुछ सीटें कहती हैं, तो ये नंबर क्या होंगे? लड़ने के लिए 243 है और फोकस करने वाली। फोकस करने वाली कुछ सीटें हैं जो आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़े। तो आप क्या पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगी? नहीं, इस बार एक ही सीट पे लड़ूंगी। वो सीट कौन-सी होगी? पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि बहुत प्रेशर भी है और हम दरभंगा के हैं, तो दरभंगा से भी काफ़ी प्रेशर है कि हम दरभंगा से लड़ें, बट वो भी डिसीजन अभी फाइनल नहीं है। पार्टी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी में और भी लोग हैं और हम कोई गॉड कॉम्प्लेक्स वाले व्यक्ति नहीं हैं कि सिर्फ हम ही पार्टी हैं, ऐसा नहीं है। लोग हैं, लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, वो काफ़ी एविडेंस बैक्ड सजेस्ट करते हैं और फिर अगर हमें वो बहुत ही कन्विंसिंग लगता है, तो फिर हम उस पे लेते हैं निर्णय। नहीं, तो पहली बार तो आप खुद को मुख्यमंत्री की दावेदार बता रही थी और इस बार आप कह रही हैं कि जीत इन्हीं 2 पार्टियों में होगी। तो इतने सालों में ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब आपके जवाब से मुझे लग रहा है कि या तो आप बिहार की पॉलिटिक्स से बहुत कन्विंस्ड नहीं हो पा रही हैं या आपको लग रहा है कि अभी तैयारी अधूरी है मेरी, नहीं, आगे का रास्ता देखना है। दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। 2020 में जो हमने कहा था कि अब मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं कहा था। हाँ, वन मैं भी ऑफ वही दोज पीपल, हाँ, वन ऑफ दोज हाँ, मैं पीपल। भी वही कह रहा वो हूँ। हम अभी भी हैं। हुँ। लेकिन हम आपको जो फैक्ट मतलब हम दोनों ही चीज़ें हैं, आइडियलिस्ट भी हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल भी हैं। अभी की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही हैं। लेकिन हम जो तब बोले थे और आज भी बोल रहे हैं वो अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देख के ही बोले थे और आज भी जो भी कर रहे हैं वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के तो लिए कर आपके रहे हैं। अनुसार अभी एनडीए या महागठबंधन में से किसका पलड़ा भारी दिखता है आपको? देखिए, अगर हम आपको बहुत ऑनेस्टली बोले हुँ, तो कैडर वाइज अगर आप देखिए तो अभी एनडीए का पलड़ा भारी है। उनका कैडर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्नॉलेज। ओके। मतलब अगर उन्होंने मतलब जब आप ये बात कह रही हैं तो आप बीजेपी के कैडर की बात कर रही हैं या जेडीयू के कैडर की बात कर रही हैं कि किसकी वजह से ये आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है? ये बात आप भी जानते हैं और जो प्रबुद्ध लोग देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये बाकी जितने भी हैं वो तो उन्हीं की उंगली पकड़ के चुनाव जीतते हैं ना। लेकिन बीजेपी की चेहरा नीतीश कुमार है। चेहरा है, बहुत सारी रीजंस की वजह से है, लेकिन ये तो कई बार ये प्रूफ हो चुका है कि नीतीश जी अकेले तो चुनाव जीत नहीं सकते। तो चेहरा है लेकिन कैडर जो है वो बीजेपी का बहुत ही स्ट्रांग है और बाकी का किसी का भी कैडर स्ट्रांग नहीं है। राजद का, महागठबंधन का समीकरण है, एक वोट बैंक है और हो सकता था, अभी भी हो सकता है, अभी भी देयर इज टाइम। लेकिन उसके लिए जो उसके मुखिया हैं तेजस्वी जी, उनको कुछ नया प्लान लेके आना पड़ेगा। उसी प्लान के बेसिस पे अगर वो सोच रहे हैं कि हम बिहार जीत जाएंगे, वो पॉसिबली नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं, आप 2 पार्टियों का गठबंधनों का आप ज़िक्र कर रही हैं, लेकिन एक प्रशांत किशोर भी हैं। दावा वो भी कर रहे हैं कि 243 पे वो कैंडिडेट उतारेंगे और पूर्ण मेजॉरिटी में सरकार भी बना देंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि थर्ड फैक्टर इस बार काम करेगा? बहुत अच्छी बात है कि अगर वो लग रहा है उनको कि वो सरकार बना देंगे। उनके बारे में 2-3 चीज़ें हैं। काफ़ी बार मैंने बहुत चीज़ें बोली हैं ऑन रिकॉर्ड। तो एक चीज़ ये बोलूँगी कि सरकार बनाने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बार, आपके अनुसार प्रशांत किशोर के पास किसी इतने के नंबर भी नहीं है। अनुसार। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। मैं ग्राउंड पे भी हूँ, ठीक तो है। मुझे वो भी पता है हुँ। कि आप एक ख़ास वर्ग में राजनीति करके या बहुत ज़्यादा ऊपर से अपने आप को टॉप डाउन राजनीति करके आप सुर्खियों में छा सकते हैं, लेकिन जनता तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है अभी भी बिहार में। अभी भी बिहार की जो मैक्सिमम जनता है उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल, नहीं, रीच लेकिन का। उन्होंने 1.5 साल तक पदयात्रा की, लगातार अभी भी कर रहे हैं वो। हाँ, तो जो उन्होंने पदयात्रा की उसका तो एक रिजल्ट तो निकला था।
बाय इलेक्शन का, एक रिजल्ट तो निकल चुका है। और दूसरी बात ये भी है कि हमने बार बार कहा है कि हम डस्टबिन पार्टी कहते हैं, उसका हम क्यों? आपको कारण बताते हैं। वो जो भी प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस किस चीज़ की तरफ है? वही जो हमने 2020 में चीज़ें कही कि हम बिहार बदलेंगे, वो भी बिहार को बदलने आए हैं। लेकिन क्या बिहार को उन्हीं पुराने लोगों को लेके बदला जा सकता है? अपने माइंड में हर व्यक्ति को दो चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं। एक कि बिहार में जीत दर्ज करने की, और दूसरी बिहार बदलने की। टू डिफरेंट थिंग्स। आज के डेट में तो उनके लिए जीत दर्ज करना भी मुश्किल है, और जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के सारे निकाले गए लोग, किसी को भी अपने पार्टी में मिला लेना, तो इस तरीके की उसी पुरानी घिसी पीटी राजनीति करके बिहार नहीं बदला जा सकता। हमने जब 2020 में आपने कहा कि हमने सबसे अधिक कैंडिडेट्स को टिकट दिए, वो हमारा यूएसपी नहीं है। हमारा यूएसपी ये है कि वो सारे कैंडिडेट में से किसी पे भी कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे। ये हमारा यूएसपी है। हमने सबसे अधिक महिलाओं को महिला उम्मीदवार उतारे, 42 महिला कैंडिडेट्स इन इस ओनली बार 20 उतारेंगे आप? डेज। इस बार तो 50% उतारेंगे। पिछले बार भी 50% ही उतारना चाहते थे, लेकिन मात्र 20 दिन थे, उसमें हमने 42 उतारे। बीजेपी ने मात्र, सोचिए, बीजेपी ने 37 महिला कैंडिडेट्स, विच वाज ओनली 15%। राजद ने 24 महिला कैंडिडेट्स, जो कि मात्र 10% था, और हमने 28% महिला कैंडिडेट्स मात्र 20 दिन में उतारे थे, 42। तो इतने दिनों से आप एक्टिव हैं, किसी पार्टी ने आपको अप्रोच नहीं किया या आप मिली नहीं कि साथ में चुनाव लड़ लेते हैं, कुछ बेहतर परिणाम हो सकते हैं? देखिए, हमने तो पिछले 2 महीने में ही कम से कम, 2 से ज़्यादा 4 महीने में, 4 महीने में ऑलमोस्ट हमने 400 बार कहा है, ऑन एयर ये चीज़ें कही हैं कि कोई भी व्यक्ति, मान लिया हमने 1 मिनट के लिए कि आप जो 2020 के बाद से कहने लगे हैं कि हम बिहार बदल देंगे, हमने मान लिया कि आप बिहार बदलना चाहते ठीक हैं, है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। 20 वर्षों के बाद बिहार कैसा होगा उसका एक विजन बनाइए। ये सब नहीं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, पेंशन दे देंगे। द मोमेंट आप ये कहते हैं कि हम पेंशन दे देंगे, मतलब बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि आप एक सॉलिड प्लान बनाइए, विजन का प्लान बनाइए, और तब हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। पर इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनके पास वही राजनीति, ऊपर से कितना भी व्हाइट वॉश कर दे, वो एक स्मोक स्क्रीन है। इनकी राजनीति वही है। एक तरफ की राजनीति जो है वो डिवाइड करने की है, और दूसरे तरफ की भी राजनीति मात्र डिवाइड करने की है। प्लान की कहाँ राजनीति है? सब स्मोक स्क्रीन है। बिहार बदलाव की बातें सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। जो नए लोग भी लेकिन ये आए, होगा कैसे बिहार में? मतलब कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, बिहार की राजनीति में जाति है कि वो जा नहीं सकती, और जब आप भी चुनाव में उतरती हैं तो अगला जाति बता ही देगा। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए। और उस नहीं, मैं सवाल खत्म कर देता हूँ। तो जब पूरा चुनाव कास्ट और कैंडिडेट टू कैंडिडेट हो रहा है, तो इसको सडनली कैसे बदला जाए? ये डिसीजन कौन ले रहा है? ये चुनाव कैंडिडेट बाय कैंडिडेट होगा, कास्ट के बेसिस पे होगा। ये हो डिसीजन रहा है। ले कौन रहा है? बड़े पार्टी के नेता। पार्टी के नेता ले रहे हैं। आप डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। आप नहीं, एक क्योंकि आप एनडीए कहती है कि राजद जातिवादी पार्टी, यही है जो कॉमन उनका एलिगेशन है। एनडीए से ज्यादा जातिवादी कौन पार्टी है? इन्होंने पिछले 10 वर्षों में अलग अलग जातियों के अलग अलग लीडर्स बनाए हैं। भले वो लीडर्स अपनी जाति के लिए कोई काम करे या ना करे, आप उनको अपना संरक्षण देते हैं, उनको चुनाव जिताते हैं, आप ही की वजह से वो चुनाव जीतते हैं, और आप उनको इस्टेब्लिश करने पे लगे हैं। तो आप ऑप्शन कहाँ दे रहे हैं वोटर्स को? आप यहाँ ऐसे खड़े करते हैं कैंडिडेट, ये जगह है, इस जगह पे सबसे ज्यादा कौन सी जाति है, ये पार्टी इस जाति के आदमी को खड़ा कर दिया। अब दूसरा पार्टी जो है वो ये सोच रहा है कि किनका वोट इधर से तोड़ ले तो हम जीत जाए, तो इस जाति को, तो यही होता है। लोगों पे ये ब्लेम कर देना कि लोग सिर्फ जाति देखते हैं, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर ये सिर्फ कारण रहता तो आप हमें ये बताइए, आप भी तो पत्रकार हैं, आप ये जानते हैं कि 14 करोड़ जनसंख्या तक पहुंच जाना अपने आप में एक चैलेंज है।
तो हम मात्र 20 दिनों में तो 14 करोड़ जनसंख्या तक नहीं पहुंच गए होंगे, लेकिन उतने ही कम वक्त में हमें 2 लाख वोट आए। उन्होंने कहाँ देखा कि क्या जाति है? हमने तो कहीं भी जाति देख के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था उस बार, क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते थे। हम एक मैसेज देना इस चाहते बार थे। इस बार किसी को द प्लूरल्स पार्टी से टिकट चाहिए, तो उसमें आप क्या देखेंगे? उस कैंडिडेट के अंदर क्या गुण होने चाहिए, कहें तो हम राजनीतिक हिसाब से? देखिए, हमारा एक प्रस्तावना पत्र है, उसमें सारी चीज़ें हैं लिखी हुई, बट क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। ये एक मैंडेटरी चीज़ है, और जीतने के बाद अगर चार्ज हो जाए तब क्या करेगा? तब उसको पार्टी से निकालना पड़ेगा। विधायक हो जाएगा तो? हाँ, तो उसकी विधायकी खारिज करनी पड़ेगी। अगर जीतने तो के बाद चुनाव के दौरान भी बहुत सारे एलिगेशन लग जाते हैं। उस पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। आज तो ऐसा पॉलिटिकल आलम है, ड्रिवन आरोप तो लगते ही हैं, कई नेताओं पे चल रहा बहुत होता सारे है। आरोप गलत होते हैं, हाँ। बहुत सारे आरोप सही होते हैं। अगर सही आरोप है तो उस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई सांसद है या कोई विधायक है जिस पे सही आरोप लगे हैं, अगर कोई विधायक है जो किसी महिला के गाल पे नोट चिपका रहे हैं, तो उनकी विधायकी जाने की ज़रूरत है। 50% महिलाएं हैं। एक चीज़ और बिहार में फिलहाल चर्चा हो रही है, वो है एसआईआर की। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये इसकी टाइमिंग गलत है, या ये जो हो रहा है, जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये ठीक नहीं है? देखिए, टाइमिंग तो गलत है ही। अगर यही चीज़ करनी है या करनी थी तो बहुत पहले से भी किया जा सकता था। और अभी मैंने आपको कई बार कहा कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन की। आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाओगे कैसे? फिर उस पे क्या काम करेगा? कैडर काम करेगा। ये चीज़ सक्सेसफुल भी तभी होगी या उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके पास एक तगड़ा कैडर पहले से ही मौजूद है। वही अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे, वही लोगों को नज कर पाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों के नाम कट रहे हैं? अभी तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नाम कट रहे हैं। अभी तक तो जो फाइनल लिस्ट है वो आई भी नहीं है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि हम ही ने अपना जो वो पुनः भरा था, उसमें तो आया बाद में कि डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। फिर हमें एक दो और डॉक्यूमेंट्स भरने पड़े, तो इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट हम ऐसी आशा करते हैं कि इसको सही तरीके से किया जाए और कोई भी जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो उसमें से छूटे नहीं। बिहार में एक और चीज़ की चर्चा फिलहाल बहुत हो रही है, वो है फ्रीबीज़ पॉलिटिक्स। 125 यूनिट तक बिजली माफ़ कर दी गई है, पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है। इसे लेकर आप क्या देखती हैं कि क्या इसे चुनाव में पार्टी को, मैं इसलिए भी इसका जवाब जानना चाहता हूँ कि चूँकि आपने वो पूरा चुनाव पैटर्न पर पूरा पेपर लिखा है, रिसर्च किया है, तो क्या इससे फ़ायदा होगा एनडीए को, या आपकी क्या राय है, क्या ये होना चाहिए देखिए, बिहार जैसे राज्य में? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको कहा ना कि एक विजन होना चाहिए। विजन का मतलब ये होता है कि आप 20 वर्षों बाद कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। जैसा आपका क्या विजन जैसा है? जैसा कभी हमारा देश बना था, तो ये डिसाइड किया गया था ना कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी और डिसाइड किया गया था कि इस तरफ ऐसा इंडिया बनेगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्री भी वहां पे फिर भी सही हो जाता है जहाँ पे पहले से ही काफी इंडस्ट्रियलाइज जगह है। जैसे ये फ्रीबी वाली चीज जो है वो साउथ में बहुत ज्यादा है, कुकर तमिलनाडु बांटा में। बांटा हाँ, जाता टीवी था, देना, रेडियो रेफ्रिजरेटर दे दिया देना, जाता था, हाँ। ये सब बहुत शुरू से ही चल रहा चल है। रहा था। तो ऐसा है क्योंकि वहां पे बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम ये है। तो फिर दिल्ली में भी तो हुई, जब केजरीवाल आए तो बिजली फ्री बिजली दे, वाली पानी उन्होंने फ्री चालू की। बस फ्री कर दी गई। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वो आप भी सुन रहे हैं कि आप कैसी जगहों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसके बिल्कुल ही विरोध में हूँ, फ्रीबीज के। फ्रीबीज नहीं मैं होना चाहिए। हाँ, एज अ, अगर 2 सेकंड के लिए भूल जाएं कि नेता हैं, और 2 सेकंड के लिए अगर मैं आपको बहुत ही अपने बैकग्राउंड से बोलूं, फ्रीबीज आर नॉट गुड, क्योंकि वो स्टेट को ज़बरदस्त डेट में डालता है और बिहार तो ऑलरेडी डेट में है। लेकिन यहाँ की जनता के पास भी तो पैसे नहीं। हाँ, तो बिहार ऑलरेडी डेट में है। आपको ऐसे सारे अवसर देने पड़ेंगे, रोजगार देने पड़ेंगे कि फ्रीबीज देने की ज़रूरत ना हो। बट मैंने आपको कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि उससे फ़ायदा होगा कि नहीं, ये न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सब कुछ ना कुछ देने लगेंगे, सब एक ही चीज़ देने लगेंगे। फिर ऐसा होगा कि जनता के पास
जब बात पहुंचेगी तो ऐसा होगा कि ये भी आपको 2500 देना चाह रहे हैं, ये आपको 2600 देना चाह रहे हैं, और ये आपको ऑलरेडी 1100 दे चुके हैं। इनको तो सिर्फ कॉपी करके जुमला करना रहता है। तो ये सब न्यूट्रल हो जाएगा। अंत में जो चीज़ असलियत में प्ले होगी वो फिर से वही पुरानी चीज़ें होंगी। तो आपका विजन क्या है? आप अगर यहाँ से मैं पूछूं कि 20 साल के बाद कैसा बिहार आप देखती हैं? देखिए, 2025 में 2 बातें मैं आपको बोलूँगी। अगर आपको ये लग रहा है कि नीतीश जी के बाद राजनीति में कौन होंगे, वो 2025 में डिसाइड हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। 2030 में हो सकता है। तो आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार अगले 5 साल रहेंगे? नहीं, उनको उनके कंडीशन को देख के तो ये नहीं लग रहा है कि वो अगले 5 साल रहेंगे। बट जब हम कह रहे हैं कि नीतीश जी के बाद कौन हो पाएँगे, तो हम टेम्परेरी होने की बात नहीं कर रहे हैं। आप परमानेंट कह रहे हैं कि वो शिफ्टिंग परमानेंट कैसे? लंबे वक्त तक कौन रह पाएंगे, ये 2025 में नहीं डिसाइड होने वाला। ओके। अभी उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होगा। जहाँ तक आपने हमारे विजन की बात की, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी या से 5 साल बाद जो भी बिहार को आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं हमारे साथ, उनको ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमें इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेंगी। हमें बिहार को मैसिवली इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। हमारे प्लान में भी था 2020 में, जो कि हमारे विजन का भी एक हिस्सा है, कि हर ज़िले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे, हर ज़िले में बनाने पड़ेंगे, और मिनिमम 5000 एकड़ में वो जोन्स होने ही चाहिए। उद्योग खोलने ही पड़ेंगे। हमने 2020 में हम वो पहली पार्टी थे जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की बिहार में, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कैसे, उनको देना पड़ा जवाब इसका। और आपको याद होगा कि वो कोविड का वक्त था, हम ही ने सबसे पहले बेरोजगारी की भी बात की, और वो जो एक लंबी सी कतार आ रही थी कोविड के लॉकडाउन दौरान में, लॉकडाउन। उससे इनकी जो असलियत है विकास की, वो पूरे देश के सामने आई। और चूंकि उसी वक्त हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे कैंपेन था लेट्स ओपन बिहार, उसमें हमने जा जा के दिखाया कि सारे जितने भी मिले थे, जो कल कारखाने थे, जो छोटे स्केल के थे, वो सब इन लोगों ने बंद कर दिए हैं। और जब वहाँ के लोगों से हमने बात की, जो लोग बच गए हैं, बाकी लोग तो अब जीवित भी नहीं हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से ये सब बंद हो गए। तो नीतीश जी ने इस पे कहा कि हम तो इंडस्ट्रीज लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समुद्र नहीं है। और नए और पुराने हर नेता आज तक यही बोल रहे हैं। आपने जो वो नए नेता का नाम लिया था, वो भी यही बोल रहे हैं। और इस पे तो, इस मूर्खता पे तो हम सच बोलेंगे, इस मूर्खता ही है ये। जो स्टेट्स होते हैं वो लैंडलॉक नहीं होते, इंटरनेशनल बॉर्डर्स लैंडलॉक्ड होते हैं। इंडिया लैंडलॉक्ड हो सकता था, आप ये कह सकते थे, लेकिन हम लैंडलॉक नहीं है। और अगर इंडिया लैंडलॉक नहीं है तो बिहार भी लैंडलॉक नहीं है। हमारे पास वेस्ट बंगाल है, अगर हमें समुद्र का एक्सेस चाहिए तो। और क्या ये क्यों हमने मूर्खता कही? क्या सारे उद्योग को समुद्र का एक्सेस चाहिए होता है? क्या हमारे ही देश में बाकी राज्यों के एग्जाम्पल्स नहीं है जहाँ पे बाकी सारे उद्योग हैं? उसके बाद हमने ये भी सुना कि अभी हाल फिलहाल में जो नए अपने आप को शिक्षित नेता कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे, जैसा नॉर्डिक कंट्रीज में होता है। अरे नॉर्डिक कंट्रीज तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। लेकिन जो आप बात कह रही हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, बिहार के लिए, बिहार के पास लैंड तो है, लेकिन लैंड की पूरी पॉलिसी में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कुछ दिन पहले ही आप देखें कि बिहार सरकार ने ज़मीनों के सर्वे कराना शुरू किया। उससे कहीं न कहीं सोसाइटी में काफ़ी विवाद बढ़े, झगड़ा होने लगा। आप देखिए कि सरकार ने जब इंडस्ट्री पे काम भी करना शुरू किया, जब उद्योग मंत्री शाहनवाज बने तो काफ़ी काम भी हुआ उस दौरान। लेकिन वो लगा कि कहीं फिर थम जाता है। तो लैंड प्रॉब्लम है और नेता या पार्टियाँ उसको छूना नहीं चाहती। देखिए ये बेकार बात है। स्टेट बहुत पावरफुल होता है, उसके पास लैंड को एक्वायर करने का पूरा राइट है। और ऐसा नहीं है कि बिहार के पास लैंड की कमी है। ये सब लैंड तो बोलने बहुत वाली बातें हैं। है। ऑलरेडी बिहार सरकार के पास काफी लैंड है। ये सब फालतू की बेकार की बातें हैं। सारी चीजें जो हम आपको कह रहे हैं वो सब डुएबल है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेट बहुत ही पावरफुल है। स्टेट का मतलब मैं स्टेट की बात नहीं कर रही, बिहार की नहीं बात हाँ। कर रही, स्टेट की बात कर रही। वो काफी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। हुँ। और आप
अगर आपने पिछले 20 वर्षों में, 20 वर्ष तो नीतीश जी की सरकार थी, उनके एजेंडा पे ही नहीं था कभी आर्थिक विकास। विकास था, लेकिन उनके विकास का जो डेफिनेशन था वो उनके एक्सपोजर के अनुसार से काफ़ी लिमिटेड रहा है, और वो आए भी वैसी सर्कमस्टांस में थे। जिस वक्त में नीतीश जी आए थे, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे अलग समस्याएं थीं। हमारा लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली ख़राब था। ये एक चुनौती थी, जो कि उन्होंने बार बार कहा भी ये चीज़ कि हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। ये भी एक कारण था कि वो लालू जी के इतना खिलाफ गए। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लमैटिक थी वो ये था कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन हो गया था। इसको वो ख़त्म करने के लिए आए। सड़कें नहीं थीं, सड़क बनाने के लिए आए। बिजली नहीं आती थी, तो उन्होंने उनके जो विकास के पैरामीटर्स थे, उन्होंने वो हूबहू और बखूबी जो वादा किया उसको उन्होंने निभाया। बाकी चीज़ें तो उनके एजेंडा पे ही नहीं था कि हम उद्योग लगा देंगे, हम इस तरीके का विकास कर देंगे, ये सब नहीं था उनके एजेंडा पे। लेकिन वो इतने लोकप्रिय हैं कि अब उनको लोग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो किसी के सर पे गमला भी रख देते हैं तो चलो कोई नहीं। इस पे भी बहस होती है कि क्या वाकई में उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो यही है। तो क्या आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है, और इसके पीछे की वजह? इसका पर्सनल कुछ कारण नहीं है। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि वेस्ट में तो 10 साल से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते पॉलिटिक्स। ओके। 2 टर्म वहाँ पे मैंडेटरी, अगर आप प्रेसिडेंट बन गए यूएस के, तो आप तो 2 टर्म से ज़्यादा रह ही नहीं सकते। तो ये तो डेमोक्रेसी है ना, मोनार्की थोड़ी है, राजतंत्र थोड़ी है कि आप आ गए तो आप रह गए। देखिए, हम आपको एक बात कहते हैं, 5 साल पे इलेक्शन होने की व्यवस्था क्यों की गई थी हमारे देश में? कि आपको 2 चीज़ें करनी होती है एज़ अ जनता, अवार्ड देना होता है और उनको पनिश करना होता है। ये दोनों चीज़, ये नफ़रत की वजह से राजनीति नहीं होती है, नफ़रत की वजह से वोटिंग नहीं होती है, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग अस। अगर आप एक बात बताइए कि अगर वही सारे नेता कभी इस पार्टी में होते हैं और कभी उस पार्टी में होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग आदर्श नहीं है ना? वो तो लोगों को आप कह सकते हैं इम्प्रेशनेबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको गुमराह करने के लिए बस ये सब दिखाते हैं कि हमारी ये आइडियोलॉजी है। अगर आज से 5 साल पहले आप राजद में थे, तो आपकी आइडियोलॉजी तो बिल्कुल उस तरफ थी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे, और आज आप बीजेपी में हैं, तो कैसे वहाँ से ऐसा कैसे मुँह आ गया? तो एक चर्चा और हो रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर। आप चूँकि परिवारवाद पे बोल रही थी, तो मेरे ज़हन में ये भी सवाल आया कि निशांत की एंट्री को लेकर भी है। तो क्या उन्हें आ जाना चाहिए अब राजनीति में? देखिए, मैं क्या सोचती हूँ, उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये रिडंडेंट है। नहीं, चूँकि आप परिवारवाद पे बोल रही थी तो नीतीश इसलिए जी मैंने को बोला। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई कैन बेट ऑन दैट। और अपने कंप्लीट सेंसेस में वो ये कभी निर्णय नहीं लेंगे। नहीं तो अच्छा। ये बहुत पहले ले चुके रहते। ओके, वो तो नहीं है ना आज तक राजनीति में। हुँ, उनके बेटे तो आज तक राजनीति में नहीं है, और वो बहुत छोटे भी नहीं हैं, वो काफ़ी अच्छे उम्र के हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जब नीतीश जी किसी ऑफिसर के सर पे गमला रखने लगते हैं, तभी इस तरीके की अफवाहें उड़ती हैं? बहुत सारी चीज़ों में नो वन कैन बीट हिम। हमारे पास जितने भी नेता हैं, जो पहले के नेता हैं, उन सब में कुछ न कुछ आदर्श हुआ करते थे। और पर्सनली नीतीश जी हमेशा से इन चीज़ों के खिलाफ रहे हैं, फ्रीबीज़ बाँटने के खिलाफ रहे हैं। फ्री में बिजली वो दे देंगे, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। ये भी हम आपको कह रहे हैं कि उनका नीतीश खुद जी का विधानसभा निर्णय ही में नहीं, दिया हुआ है 2-2 स्पीच है हाँ, जिसमें ये वो उनका मना कर रहे निर्णय ही नहीं हो सकता। हैं। तो इस तरीके की जो आजकल हम चीज़ें सुन रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जो पावर हंग्री लोग हैं, जो सत्ता परस्त लोग हैं, जो उनके आस-पास हैं, उनमें से कइयों का तो कोई जनाधार ही नहीं है। बस वो उनके फेवरेट रहे हैं, इसलिए वो चढ़ते-चढ़ते इतना ऊपर चढ़ गए हैं। तो वो लोग उसको ग्रैब करके रखना चाहते हैं पावर को फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नीतीश जी ऐसे निर्णय नहीं लेते। तो आपकी नज़र में बेहतर कौन है बिहार के लिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? देखिए, जो उम्र में अभी नीतीश जी हैं, उसमें बेहतर यही है कि अब वो राजनीति छोड़ दें। ये क्वेश्चन जो है वो अनफेयर है, क्योंकि आज अगर हम नीतीश जी और तेजस्वी जी को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करें लाके अगर हम। उनको कंपेयर करें, हुँ। तो ये तो बिल्कुल अनफेयर है। नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। आज की डेट में हाउएवर ही इज़ नॉट फिट कि वो और 5 साल स्टे करें। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि अब एनडीए
अपनी तरफ से तेजस्वी जी के सामने एक चेहरा आगे करे। हमें ये तो मालूम होना चाहिए, जनता को ये तो मालूम होना चाहिए कि अगले 20 वर्षों तक कौन लोग राजनीति करेंगे। जैसे एक वक्त में जब नीतीश जी राजनीति में थे और लालू जी राजनीति में थे, 30s में थे ये लोग जब राजनीति इन्होंने शुरुआत की, मोटा मोटी उस वक्त में बिहार में पता चल गया था कि ये लोग अब राजनीति को लीड करेंगे, चाहे वो सुशील कुमार मोदी जी हों, रामविलास पासवान जी हों। अब वो वक्त आ गया है कि आप भी एक चेहरा सामने लाइए जो कि आपको लगता है कि आपके खेमे से बिहार को लीड कर सकता है, बट दे डोंट हैव अ लीडर, दे डोंट हैव अ फेस। दैट्स द रियलिटी। कौन है आप बताइए? एनडीए में नीतीश जी के अलावा कौन है? देयर इज नो वन। नेता तो बहुत सारे हैं, जैसे जैसे कि सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है बीजेपी की तरफ से, आप उधर देखें संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, इन विजय लोगों का चौधरी। कोई जनाधार नहीं है। हम जिस तरीके की जनाधार की अभी बात कर रहे हैं, आप नीतीश जी से कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ आप तेजस्वी जी से कंपेयर कर रहे हैं। तेजस्वी जी अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, राइट? अकेले लीड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लालू जी ने अपना सारा पावर तो उनको दे ही दिया है। तो वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड फेस है जिनके पास एक सॉलिड वोट बैंक है। अब आप बताइए इधर से कौन है? इधर जो लोग हैं, ना ही उनमें नीतीश जी वाला विजन है। आजकल हमने सुना है कि लोग कहने लगे हैं कि 2% से क्या होता है, नीतीश जी के भी 2%। अरे नीतीश जी बहुत बड़ा आदमी थे, वहां पे सिर्फ बात प्रतिशत की नहीं थी। नीतीश जी ने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो अक्रॉस कास्ट लाइकेबल थे। उनको हर जाति हर धर्म में लोग पसंद करते थे। उस तरह की छवि कहाँ किसी की है इस तरफ? अब नहीं है। तो इस दौरान कभी आपकी नीतीश कुमार से बात हुई? हमारी उनसे 2023 में मुलाकात हुई थी, जब हमारे पिताजी का निधन हो गया था। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हुई थी। उस वक्त में वो चीज़ें भूलने भी लगे थे, क्योंकि एक दो चीज़ें ऐसी हुई, वो कब चुनाव लड़े थे उसके बारे में कुछ कह रहे थे, आई फॉरगॉट द डेट्स। तो वो शुरू हो गया था। बहुत छोटी बात हुई, वो ऐसा वक्त भी नहीं था। और उन्होंने यही पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, और आप तो हमारे ही साथ काम किया करती थी। तो हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा भी कि हम आप ही के रास्ते में चल रहे हैं। इतनी ही बात हुई। उसके बाद कभी उनकी पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया कि? नहीं, उससे पहले कभी कभी उन्होंने पिताजी को बोला था, पूछा था इनफैक्ट, कि क्यों हम पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो पिताजी ने उनसे कहा कि आप खुद ही पूछ लीजिए, लेकिन कभी हमारी बात नहीं हुई। बट इट्स नॉट अबाउट नीतीश जी। हमारी राजनीति नीतीश जी के बारे में नहीं है। नहीं, मैं बस चूंकि देखिए राजनीति में कहते हैं ना कि वो मतलब जिस तरीके की राजनीति बिहार ने देखी है वो तो अम, कब कौन किधर चला जाता है ये समझ ही नहीं आता। अब तो ये केस बिहार की दो सरकारों को लेकर ही आप देख लीजिए कि 6 महीने की सरकार इधर रही, 9 महीने की सरकार उधर रही, कब किधर विकास हिल जाता है ये समझ नहीं आता। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जिन लोगों ने कभी नीतीश जी को उनके आदर्शों की वजह से पसंद किया था, अगर नीतीश जी को कोई पसंद करता है तो मोरलेस उसका रीजन यही था कि वो स्टैंड आउट करते थे, आदर्शों की बात करते थे, सदन में कहते थे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे सदन की मर्यादा चली जाएगी, तो मैं असत्य बोलूंगा, मतलब ऐसा व्यक्तित्व थे। लेकिन जब वो वक्त आया जब नीतीश जी ने अपने प्रेफरेंसेस मूव कर लिए कि कुर्सी बचाने के लिए किसी भी तरफ जाने लगे, तो उनको पसंद करने वाले लोगों ने भी अपनी पसंदगी चेंज कर ली, वो भी वही पसंद करने लगे। वो एक सैड पार्ट है। चलिए मेरे कुछ ऑफिस के कुलीग ने ये कहा था कि चूंकि हमारे ऑफिस में अगर आप कभी न्यूज़ रूम आएंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं और ये पूरा ग्रुप उसको सराहता भी है, बहुत अच्छा माहौल देता है उन्हें काम। उन लोगों ने पूछा था कि आप पुष्पम प्रिया चौधरी से ये ज़रूर पूछिएगा कि वो लड़कियों के लिए क्या करने वाली हैं, उनके लिए विजन क्या है, उनका क्या प्लानिंग है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए वो क्या करेंगी। एक तो ये भी पूछा था कि फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए क्या करेंगी, और दूसरा हालांकि आप कई बार बोल चुकी हैं लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि क्या हम उन्हें काले कपड़े के अलावा किसी दूसरे कपड़े में भी देखेंगे। तो हमने कहा था कि ये सवाल मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन चूंकि उनका ये कहना था कि आप पूछ जरूर लेना। देखिए, हमने अभी हाल फिलहाल में ये कहा है कि 77 ईयर्स हो गए हैं और हमने इन दोनों गुटों को ये चुनौती भी दी है कि आप एक महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार
खड़ा करिए इस बार। ठीक है। ठीक है, 2025 में हम उस वक्त पे पहुंच गए हैं कि अब 23 मुख्यमंत्री हुए हैं बिहार में। आज़ादी के इतने वर्षों बाद की बात हम कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री थी, और वो भी स्पेशल सर्कमस्टांस में बनी थी। रिगार्डलेस कि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये मेंशन करना चाहेंगे कि उस वक्त में एक अलग माहौल हो गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आज तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पे इन दोनों ही गुटों ने लड़ा तक नहीं है चुनाव। और आजकल ये जो अपनी पैटर्नलिस्टिक सारी पॉलिसी लेके आए हैं महिलाओं को लेके कि इनको बहुत ही महिला सशक्तिकरण में आजकल ध्यान चला गया, तो ऐसे सशक्त करिए। नहीं, वो तो ठीक है, महिला लेकिन को आप लीड क्या कर, करेंगी? आप वो भी ये मैं बताऊंगी। महिला को लीड करने दीजिए, और जब महिलाएं लीड करेंगी तो वो महिलाओं के लिए फिर पॉलिसीज बनाएंगी। आपने जो चीज पूछी वो चीज हमने लोगों से काफी पूछा है, महिलाओं से काफी पूछा है, चाहे हम गाँव में गए हों, चाहे हम शहरों में रहे हों, हर उम्र की महिलाओं से पूछा है कि एक चीज हमें ये बताइए जो आपको चाहिए, बिल्कुल तुरंत चाहिए। गाँव में तो बहुत सारी समस्याएं होती है, पीने के लिए पानी नहीं होता, नल जल योजना है जो कि कम्प्लीटली फ्लॉप है, बहुत सारी छोटी, राशन में दिक्कत है। लेकिन एक क्रॉस वुमेन जो एक जवाब हमें मिला है वो है नारी महिला सुरक्षा। हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन पहले की अपेक्षा तो आप देखें तो ज़्यादा सुरक्षित दिखता नहीं, है बिहार। नहीं, सबसे पहले तो आप सही व्यक्ति जैसे नहीं हैं। जैसे जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मेरी स्कूलिंग यहीं हुई है, तो अगर मैं कहूँ कि 2000 ईस्वी में अगर मेरी बहन कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए जाती थी, तो मैं उसके साथ जाता था। ये मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं देखता। अब मैंने देखा है कि वो फ्रीली मूव कर रही हैं, स्कूटी से आ जा रही हैं। तो ये तो सुरक्षित तो दिखता है। नहीं, अ, इसको हुँ, गलत उससे नहीं लिया जाए, हुँ, बट पुरुष आर नॉट द राइट पीपल टू डिसाइड कि महिला सुरक्षित है कि नहीं। वुमेन आर द राइट पीपल टू से कि सुरक्षित हैं कि नहीं। और जस्ट बिकॉज अब आप उनको लेके नहीं जाते उससे ये फैक्ट नहीं खत्म हो जाता कि रास्ते में उनके साथ ईव टीजिंग होती है या नहीं। 99% टाइम्स आपको पता भी नहीं चलेगा। महिलाएं आके अपने घर में ये चीज़ें नहीं बताती कि ऐसा ऐसा हो गया। हम ऐसी लड़कियों से मिले हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है ईव टीजिंग की वजह से, ओके। और वो भी मोहल्ले में ईव टीजिंग की वजह से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है। किसी भी उम्र की महिला हो उनको ये आज भी फेस करना पड़ता है। तो ये कैसे ठीक होगा? दो क्या तरीके स्टेप से लेंगी आप? दो तरीके से ठीक होगा। एक तो आपको महिलाओं को नैरेटिव में लाना पड़ेगा। ओके, महिलाएं ठीक हैं है। ही नहीं नैरेटिव में। अच्छा, आप हमें बताइए पॉलिसीज कहाँ से बनती हैं? राजनीति से बनती हैं। राजनीति में क्या महिलाएं हैं नैरेटिव में? नहीं है। आज भी मटिल्डा इफेक्ट चल रहा है। मटिल्डा इफेक्ट होता है कि जो साइंटिस्ट हुआ करती थी, जो स्टेम का पूरा प्रोविंस हुआ करता था, उसमें जो महिलाएं होती थी उनके काम को जो पुरुष थे वो चुरा लेते थे और उनको नोबेल प्राइज मिल जाता था, और महिलाओं की हिस्ट्री को मिटा दिया जाता था। इसके बहुत साइंटिस्ट के लिस्ट हैं, और आज भी वही है। महिलाएं नैरेटिव से कंप्लीटली गायब हैं। हमसे जब कोई मिलता है तो हमें कहता है कि आप महिला नेता हैं, और हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमने तो हमेशा सबकी बातें उठाई, हुँ, लेकिन वो जब हमें देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये महिला नेता है। हुँ, तो हमें भी ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ है, तो पुरुष इस लॉजिक के अनुसार से पुरुष नेता हैं। और ये बात करेक्ट भी है क्योंकि नैरेटिव से महिलाओं की पॉलिसीज़ गायब हैं। हुँ, आप कैसे महिलाओं को सुरक्षा देंगे अगर सदन में जो लोग बैठे हैं वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे? आप कैसे कानून व्यवस्था को पुख्ता करेंगे, कैसे सोसाइटी को मैसेज देंगे अगर सदन में बैठे लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनके गाल पे नोट चिपका रहे हैं और उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा? हुँ, तो आपको वो सख्त कानून लगाना पड़ेगा, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जब तक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और दूसरी बात, आपने कहा कि पहले से अब ज़्यादा सुरक्षित है। हुँ, आज भी रेप हो रहे हैं, आज भी रेप हो रहे हैं। सुरक्षित आप तभी तक हैं जब तक कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ हो। अभी तो हाल फिलहाल में ही आपको भी मालूम होगा कि हुँ, छोटी-छोटी बच्चियों को मार दिया गया है, और बात सिर्फ उनके बलात्कार तक ही नहीं सीमित रहती हैं, उनको चाकू से भोंक-भोंक के मार दिया जाता है। हुँ, तो आपको जब तक सोसाइटी में एक खौफ नहीं होगा,
कि हमारे साथ बुरा होगा, हम बचेंगे नहीं, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, एक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अगर वो मेहनत करती हैं तो उनको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी और वैसे ही प्रमोशन मिलेगा जैसे किसी पुरुष को मिलेगा, इसकी एश्योरिटी देनी पड़ेगी। आप आज उठा के देख लीजिए अपने देश में, आप सारे हाउसेस देख लीजिए, राजनीतिक दल मतलब मीडिया हाउसेस देख लीजिए, राजनीतिक दल देख लीजिए, और सबकी जो टॉप लीडरशिप है एक बार आप उस पे नज़र घुमा के देख लीजिए। ये हमारे मीडिया हाउस में है। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। और हमने ये भी कहा है कि इन दो पार्टियों को 50% महिला उम्मीदवार भी उतारने चाहिए, क्योंकि अब पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस की भी ज़रूरत है। हमारी एक प्रोफेसर है एलएससी की, फेमिनिस्ट हैं और रियल फेमिनिस्ट जिसको कहते हैं, उनका एक एमिलीन पैंखर्स्ट नहीं है, बट अपनी तरफ से काफ़ी रिसर्च करती हैं महिलाओं की प्रॉब्लम्स को, किस तरीके से उनको इक्वल राइट्स राइट दिए मिल जा रहा। सके इस बात को। और उनका एक बड़ा अच्छा थियरी है पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस का, कि रिप्रेजेंटेशन जो होता है राजनीति में, जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन, सही बात है कि सब्सटैंटिव होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कि अगर कोई कह रहा है कि हम पासवान के नेता हैं, आजकल तो ऐसा है ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। जिसकी जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी भी जितनी संख्या है और वो कह रहे हैं कि हम पासवानों के नेता हैं, वो सार्थक तब होगा अगर आप हर पासवान के लिए काम करेंगे, अगर उनके जीवन से आप उस अभाव को ख़त्म करेंगे। ये हो गया सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, महिलाओं के लिए वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे आप देखिए, ये जो इंदिरा आवास योजना, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, वो जिन्होंने किया वो एक महिला थी। उसका कारण स्पष्ट था, एक घर से सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा मिलेगा? घर को चलाने वाली को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप साउथ की अगर स्टेट्स देख लीजिए, जयललिता जी का जो स्टेट है वो देख लीजिए, उन्होंने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि महिलाओं को पावर मिला, उनको एम्पावर किया गया। और आज जब आप तमिलनाडु जाओगे, यहाँ भी तो रिजर्वेशन दिया गया। आज जब आप तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ पे आपको इतनी सारी महिलाएं मिले। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ रिजर्वेशन नहीं होता है। आप तो ये जानते हैं ना कि मुखिया पति का एक कल्चर है, ये तो आप भी जानते हैं कि मुखिया पति का एक कल्चर। जब आप टॉप लीडरशिप दीजिएगा तब ज्यादा सार्थक बदलाव होगा। अब नीतीश जी अगर महिला होते तो ज्यादा सार्थक बदलाव होता, क्योंकि वो सिर्फ रिजर्वेशन देने तक सीमित नहीं रहता, वो समझते कि और क्या समस्याएं होंगी और वो उसके आगे भी जाते, उसके बियॉन्ड भी जाते। वो सिर्फ वोट बैंक बनाने तक सीमित नहीं रहता। तो बहुत फर्क होता है। हम यही करेंगे कि जो चीजें उनको चाहिए होंगी, हमने आपको कहा कि नैरेटिव में उनको लाना पड़ेगा, इंक्लूजन करना पड़ेगा। हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम उसके बिल्कुल खिलाफ में हैं। हम उनके इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। और वही डिसाइड करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं वही डिसाइड करते हैं किसी भी अच्छे डेमोक्रेसी में कि उनको क्या चाहिए। एक और सवाल मैंने पूछा था कि जो मेरे ऑफिस के कुलीग ने पूछा अच्छा, था कि ब्लैक। हाँ हालांकि आपने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसका जवाब दिया है, लेकिन अब चूंकि सवाल उन्होंने भेजा हुआ है तो मैंने सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो नेता जो उजला कपड़ा पहनते हैं उनका पर्दाफाश करना है, क्योंकि उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वाइट पहनने का तो कोई रीजन नहीं है। तो ऐसी अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों वाइट पहनते हैं, सो दे डोंट नो। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि भीड़ में सब वाइट पहन रहे हैं तो वो भी वाइट पहन लेते हैं। और जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो भीड़ का हिस्सा होके नहीं हो सकती। तो एक तो वो भी है कि उनके वाइट के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और हम जैसे हैं वैसे ही आए हैं लोगों के सामने। थिएट्रिक्स थोड़ी है राजनीति कि हम कपड़ा बदल ले, साड़ी पहन ले और लोगों के बीच में उन्हीं के कपड़े में चले जाए तो हम बहुत बेहतर नेता बन जाएंगे। नहीं, ये सब थिएट्रिक्स हैं। तो मैं आखिरी में दो सवाल आपसे ले लेता हूँ, वापस थोड़ा ही राजनीति में लौट आते हैं। पहला सवाल तो ये कि बिहार में तीन कहें तो मुख्य तौर पे युवाओं की चर्चा अभी फिलहाल हो रही है, अब तीन क्या चौथे भी जुड़ गए हैं उसमें। एक तो कन्हैया कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एंड प्रशांत किशोर। तो आपकी नज़र में इन सब में सबसे बेहतर कौन है? ये भी फनी है कि जब हम युवा और नेताओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पुरुष आते हैं। हाँ मतलब मतलब बिहार में ऐसा हाँ,
दिखने क्योंकि जैसा हमने आपको कहा कि नैरेटिव से महिलाएं गायब हैं, हम्म। तो आप ही की बातें सुन के जो नहीं, लोग मैं कहते किसी हैं, और से पूछता तो फिर मैं आपका नाम भी पूछता, लेकिन नहीं चूंकि नहीं, ये मैं सवाल अपना नाम नहीं बोल आपसे है रही, तो इसीलिए मैं इसमें इन 4 जनरल भी ऑप्शन है। आपको हाँ। बोल रही, हम्म। जो रियलिटी है वो भी हाँ, बोल रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। यही यही है जो मैंने सुना है काफी। चारों का नाम एक साथ लेना थोड़ा सही नहीं है। उसका कारण ये भी है कि तेजस्वी जी एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेता हैं। चिराग पासवान। वो सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं आज के डेट में, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट दैट्स द रियलिटी। ओके। और फिर उनका नाम बाकी लोगों के साथ लेना थोड़ा डिमीनिंग भी है, उनके लिए भी होगा आई एम श्योर, उनको थोड़ा डिस्क्रेडिट करना भी है। बाकी जो आपने तीनों नाम लिए, चिराग पासवान जी का नाम लिया, चिराग पासवान जी की राजनीति मुझे बहुत ही थिएट्रिक्स एक्टिंग की जैसी लगती है। क्यों? पिछले 5 वर्षों में 100% रिजल्ट दे रहे हैं वो। स्ट्राइक रेट, पिछले 5 वर्षों में जहां भी कुछ भी बहुत ही सीरियस घटनाएं घटी, जो उस कम्युनिटीज़ में घटी जिसको कि वो रिप्रेजेंट करने की बातें करते हैं, उसमें हम गए लेकिन वो नहीं गए। अच्छा। कुढ़नी में जो रेप हुआ, हम्म। आपको मालूम है कि वो पासवान कम्युनिटी की बच्ची थी, हम्म। वो नहीं गए। आज यहाँ पे जो धरना हो रहा है, चौकीदार समूह का जो धरना हो रहा है, 3 दिन हो गए हैं उन्होंने खाया नहीं है। वो पूरे बिहार में उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। पोस्टर्स की उनकी राजनीति होती है, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार में लोगों को लगता है कि पोस्टर ही लगा देना और दिल्ली की मीडिया में अपना इंटरव्यू दे देना ही ज़मीन पे होना है। ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ पे लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए, वो नहीं आते हैं। 2021 में मुजफ्फरपुर में एक छोटी सी बच्ची थी, खुशी पासवान, उनको उठा लिया गया था। किसी पार्टी ने ये बात नहीं उठाई हमारे अलावा। वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें बताया कि ऐसी हालत है, और हमने उस पे इतना सरकार पे प्रेशर बनाया कि वो बाद में सीबीआई को उन्होंने सौंपा, बहुत दिनों बाद, बट सौंपा। ये वहाँ भी नहीं गए। तो इसीलिए हमें लगता है कि एक्टिंग है मोस्टली जो वो करते हैं। बाकी आपने उनकी स्ट्राइक रेट की बात की, तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी। और आपने एक जिनका नाम लिया है, वो तो वैसे भी चाणक्य हैं। तो आप चाणक्य, उनका नाम भी नहीं लेती। प्रशांत किशोर जी, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी को वही करना चाहिए जो कि वो किया करते थे, कैंपेन मैनेजर उनको बनना चाहिए। उनमें जो नेताओं में जो गुण होते हैं, उनकी थोड़ी सी कमी है। उनको अच्छा। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा संयम नहीं रहता, हम्म। वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और जिस तरीके की राजनीति उन्होंने युवा होने के नाम पे करने की शुरुआत की है, वो भी बहुत ही सही नहीं है। और इतना उनको चाणक्य होने पे भी कॉन्फिडेंस है, तो बेस्ट ये रहेगा कि वो चाणक्य बन जाए। और चिराग पासवान जी का 100% स्ट्राइक रेट है, तो वो अकेले चुनाव लड़ जाएं 243 सीट्स पे। तो तैयार है, बार बार कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात होगी। हर चुनाव दबाव में वो ये लगातार कहते बना हैं, हुआ है। हर चुनाव में वो ये कहते हैं, बट इट डजंट हैपन। कन्हैया जी बहुत फॉर्चुनेट हैं। ओके। ही इज द मोस्ट पैम्पर्ड बॉय ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। कैसे? उन जेएनयू में जो भी हुआ उसके बाद से उनका उदय हुआ, फिर वो बेगूसराय में चुनाव लड़ने के लिए आए, पूरे देश ने आके उनकी कैंपेनिंग की। मतलब पूरे जेएनयू पास आउट जितने भी जो लोग जहाँ हैं, उन सब ने आके हम उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, हम बस कह रहे हैं कि हम उनसे कितना एनवी करते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि वही लोग कैंपेन कर रहे थे मोस्टली, स्पेशली वो मोदी जी के खिलाफ में रहे हैं। तो जितने भी देश के मोदी जी के खिलाफ में लोग थे, हुज उन्होंने आके उनका बेगूसराय में कैंपेन किया। ही लॉस्ट द इलेक्शन, कम ही मार्जिन से, बट ही लॉस्ट। मतलब जमानत जब्त नहीं हुई थी, अच्छा खासा वोट आया था। देन ही लेफ्ट, मार्जिन बड़ा था। देन ही लेफ्ट, जमानत जब्त नहीं हुई थी, देन ही लेफ्ट। और उसके बाद वो दिल्ली में जाके चुनाव लड़ लिए। उसका जब इलेक्शन आया तो उनके गॉडफादर कांग्रेस पार्टी बन गई। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी लकी, ही इज़ बीन वेरी पैम्पर्ड। तो यही है। एक आखिर में सवाल कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि जिसमें आपके पास इतनी सीटें आ जाएं कि उसके जरिए किसी भी गठबंधन के समर्थन से सरकार बन जाएगी, तो आप किस गठबंधन की तरफ चली जाएंगी? देखिए, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, पहली चीज़। और हम पोस्ट इलेक्शन की भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने जो अभी नाम लिए,
मोर और लेस आप कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनको आप भविष्य में कंसिडर कर सकते हैं कि ये लोग सब रह जाएंगे। और अब एक है बात जो कि आई वुड वांट टू से कि ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, आप कोई भी व्यक्ति हैं, XYZ हैं, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो वेल एस्टैब्लिश नेता हो तेजस्वी जी की तरह, या वो बिल्कुल ही पैम्पर्ड नेता हो कन्हैया जी की तरह। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाने की ज़रूरत है, और उसमें दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो एज अ नेता आपका क्या कंडक्ट होगा, लीडर कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए। क्या उसमें सिर्फ बोलने की स्किल्स होनी चाहिए, ओरेटरी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो नेता हो गया। हमारे यहाँ तो मिथिला में हर चौक पे जाइएगा तो एक बहुत अच्छा ओरेटर आपको मिल जाएगा। दैट डज नॉट सफाइस। क्या उसको सिर्फ बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए तो वो नेता हो जाएगा? आपको भी मालूम है कि डिग्रियां तो ऐसी लोगों को मिलती हैं। दैट ऑल्सो डज नॉट सफाइस। क्या उसको सबसे बड़ी पार्टी का सिर्फ नेता होना चाहिए तो वो नेता बन जाएगा? क्या उसको सिर्फ युवा होना चाहिए तो वो नेता बन जाएगा? नहीं, आप सबको अपने अंदर वो सारे गुण लाने पड़ेंगे, और वो सबसे बड़ी चीज होगी कि आप एक युवा के जैसे एक्ट करिए। आप उन्हीं पुराने तरीके से राजनीति मत करिए जिनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तेजस्वी जी, उनको भी जरूरत है कि वो एक युवा के जैसे एक्ट करे, एक विजन लेके आए। क्यों नहीं सब युवा साथ में मिलकर बिहार को बना सकते हैं? व्हाई दिस इनसिक्योरिटी? ये तो इनसिक्योरिटी ही लक्षण है ना इसका मतलब कि आप में है कमी अंदर से। एज ए नेता अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर हम साथ में मिलकर बिहार बनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, मतलब यू आर नॉट फिट टू बी अ लीडर। लालू जी को ऐसा कहाँ फील हो रहा था, नीतीश जी को ऐसा कहाँ फील हो रहा था, सुशील कुमार मोदी जी को ऐसा कहाँ फील हो रहा था, रामविलास पासवान जी को ऐसा कहाँ फील हो रहा था? तो वो सारी क्वालिटीज को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा और सबको एक विजन बनाना पड़ेगा। और एंड लेट टाइम डिसाइड। पहले विजन बना के बिहार की शुरुआत तो करे विकास की। तो एक जो आपने हमसे प्रश्न पूछा, अभी बिहार एक ऐसे पड़ाव पे खड़ा है जहां बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हम जातिवादी नहीं हैं, हम किसी धर्म विरोधी नहीं हैं। जैसा कि आपको नाम से क्लियर होगा कि प्लूरल नाम है, वैसी ही पार्टी है, वैसी ही विचारधारा है। जो सही में युवा होगा और बिहार को टेबल पे लेके जाएगा, हम उसके साथ जाएंगे। फाइनल आंकड़ा बता दीजिए आप कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत रही है आपके अकॉर्डिंग? वो अभी बताना सही नहीं होगा, एक्यूरेट भी नहीं होगा। दैट टाइम विल ओनली टेल। और यहाँ पे बिहार में ऐसी राजनीति होती है कि 24 घंटे पहले चीजें बदल जाती हैं। तो वो अभी बताना डिसऑनेस्ट होगा, लेकिन पार्टी के लोगों को ध्यान में रख के और कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख के हम यही कहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव जीतेंगे। कम से कम हम लड़ेंगे बिल्कुल ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव जीते। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए, आपने इतना वक्त दिया। ये हमारे साथ थी द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी, जो ये दावा कर रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगी जिन पर कोई भी क्रिमिनल केसेस ना हों। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो वो भी लिख कर हमें बताइएगा, ताकि अगले इंटरव्यू में हम इनसे वो सवाल कर सकें। आप बिहार तक से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।